नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमराज सुंडा जी ने लिखा है, इसका आज हम लोग 36वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। 36वें लेक्चर में जो यूनिट 8 है, 8वीं यूनिट इकोनॉमी की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो इसी तरीके से लाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को पढ़ना। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सीपेज। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सीपेज पढ़ते हैं। इसको नॉर्मल भाषा में कहा जाता है रिसाव। जब हम इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर चैनल इज कॉल्ड सीपेज। जब पानी का हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, यानी कि जब क्षैतिज बहाव होता है पानी का, तो उसको बोलते हैं सीपेज। जैसे बात समझो कि ये क्या है, एक रिजर्वायर है, ठीक। ये एक ऐसे नदी बह रही थी और यहाँ पर एक ये रिजर्वायर बना दिया, एक डैम बना दिया यहाँ, ठीक। अब ये डैम बन गया तो यहाँ का पानी यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, ऊपर से तो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर डैम बन गया है। तो क्या होगा कि यहाँ का पानी ऐसे धीरे धीरे अर्थ में जाएगा और अर्थ से फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, निकल के बाहर चला आएगा। तो इसी को बोलते हैं रिसाव। तो पानी जो रिस के बाहर आता है हॉरिजॉन्टल फ्लो करके, देखो ये हॉरिजॉन्टल ही तो फ्लो कर रहा है, ऐसे बिल्कुल क्षैतिज रेखा में ऐसे पानी फ्लो कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं सीपेज। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर चैनल इज कॉल्ड सीपेज, इसी को हम सीपेज कहते हैं। वाटर लॉस फ्रॉम द इरिगेशन चैनल और कैनाल इज मेनली ड्यू टू सीपेज। जो इरिगेशन चैनल होते हैं, चाहे हम खेत में जब सिंचाई कर रहे होते हैं ट्यूबवेल से, तो ट्यूबवेल से सिंचाई करते समय जो इरिगेशन चैनल होते हैं उनमें वाटर लॉस, और चाहे कोई नहर हो, नहर में भी चाहे इरिगेशन चैनल हो और चाहे नहर हो, इसमें वाटर लॉस का जो मेन कारण होता है वो होता है सीपेज, जिसको हम हिंदी में रिसाव कहते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो नहर के किनारे वाले खेत होते हैं वहाँ पर हमेशा नमी बनी रहती है। ऐसा क्यों? पानी नहीं बह के आता है, डायरेक्टली पानी बह के नहीं आता है वहाँ, लेकिन सीपेज की वजह से पानी खेत के मतलब जो नहर होती है उसके अगल बगल के खेतों में फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ हमेशा नमी बनी रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं सीपेज। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है परकोलेशन। अब ये परकोलेशन क्या होता है? परकोलेशन होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सैचुरेटेड और नियरली सैचुरेटेड सॉइल इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी। देखो, बात समझो कि जब ग्रेविटी की वजह से जो पानी है, ग्रेविटी की वजह से जो पानी है वो डाउनवर्ड फ्लो होने लगता है। जैसे बात समझो, ये क्या है, ये मिट्टी की ऊपरी सतह है, ठीक है, ऐसे फिर उसके बाद ये पूरा नीचे ऐसे मिट्टी है, ठीक। अब क्या होगा कि जैसे मान लो हमने यहाँ पर सिंचाई की, बिल्कुल ऐसे अपर मोस्ट पोर्शन पर सिंचाई करी, तो क्या होगा कि धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से जो पानी है वो डाउनवर्ड फ्लो होने लगेगा, यानी कि ज़मीन के अंदर जाने लगेगा, धीरे धीरे करके जाने लगता है। तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं परकोलेशन। इसमें जो पानी का फ्लो होता है परकोलेशन में, वो वर्टिकल फ्लो होता है, और जो सीपेज में पानी का फ्लो हो रहा था वो हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा था। तो परकोलेशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉइल में या नियरली सैचुरेटेड सॉइल में जब वाटर का ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगता है तो उसको हम परकोलेशन बोलते हैं या परकोलेशन कहते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है वो है इनफिल्ट्रेशन। अब इनफिल्ट्रेशन क्या होता है इसको जान लेते हैं। एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। देखो, फिल्टर क्या होता है, फिल्टर किया जाता है मतलब छाना जाता है कोई चीज़ को। तो बात समझो कि जैसे मान लो कि ये सॉइल की 3-4 लेयर है, ठीक। अब मान लो इस समय पानी यहाँ पर है,
फिर यहाँ से इस वाली लेयर को पार करके पानी कहाँ आ जाएगा, इस लेयर पर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर इस लेयर को पार करके यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है वाटर की, कहाँ से, अपर लेयर से लोअर लेयर पर, यानी कि एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, ऊपर वाली लेयर के, सॉइल के ऊपर वाले लेयर से नीचे वाली लेयर में जब पानी ऐसे जाने लगता है तो उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो जो ये परकोलेशन होता है, परकोलेशन होता क्यों है, इनफिल्ट्रेशन की वजह से ही परकोलेशन होता है। समझ गए, पानी नीचे क्यों जाता है, इनफिल्ट्रेशन होता है, पानी ऊपर लेयर से नीचे लेयर में जाती है, फिर नीचे से उसके नीचे वाली लेयर पर, और इसी तरीके से पानी नीचे जाता है। तो इनफिल्ट्रेशन की वजह से ही परकोलेशन होता है। परकोलेशन में क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। पानी के जो मूवमेंट होता है दोनों में नीचे को ही होता है, बस दोनों में इतना ही अंतर है कि जब हम इनफिल्ट्रेशन की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल टू लोअर लेयर ऑफ द सॉइल, इसको ऐसे बोलते हैं, यानी कि ऊपरी लेयर से निचले वाली लेयर में जाता है तो क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है। और जब हम बात करते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की, अगर डेफिनेशन में डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इतना शब्द लिखा है, ये की पॉइंट लिखा है, तो उसको हम कहते हैं, ये वाली चीज़ लिखा है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, तो उसको हम बोलते हैं परकोलेशन। बाकी जो पानी है वो चाहे परकोलेशन हो और चाहे इनफिल्ट्रेशन हो, दोनों में पानी नीचे को ही जा रहा होता है, ज़मीन के अंदर ही जा रहा होता है। अब इसमें क्या होता है, इट अकर्स इन अनसैचुरेटेड सॉइल। ये जो इनफिल्ट्रेशन वाली प्रक्रिया होती है ये कहाँ होती है, अनसैचुरेटेड सॉइल में होती है। जबकि जो मैंने अभी परकोलेशन बताया है, परकोलेशन कहाँ होता है, सैचुरेटेड सॉइल में होता है। ठीक, अभी सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है, अनसैचुरेटेड सॉइल क्या होती है, ये अभी हम आगे बता देंगे। लेकिन अभी समझो ये सैचुरेटेड जो सॉइल है, परकोलेशन जो होता है वो कहाँ होता है, सैचुरेटेड सॉइल में होता है, और इनफिल्ट्रेशन जो है वो कहाँ होता है, अनसैचुरेटेड सॉइल में होता है। अब अगली बात करते हैं लीचिंग की। लीचिंग क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। देखो, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड साल्ट, बात समझना, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, वो तो परकोलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड साल्ट की, यानी कि साल्ट और न्यूट्रिएंट जो हैं जब वो नीचे चले जाते हैं पानी के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं हम लीचिंग बोलते हैं। फ्रॉम द रूट जोन विथ द वाटर इज कॉल्ड लीचिंग, यानी कि पानी के साथ जब न्यूट्रिएंट और साल्ट डाउनवर्ड को मूवमेंट करने लगते हैं, यानी कि निचली सतह पर जाने लगते हैं, सॉइल के रूट जोन को छोड़कर नीचे जाने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीचिंग। जो खेत में फर्टिलाइज़र हम डालते हैं उसमें से ज़्यादातर पोर्शन जो फर्टिलाइज़र का है वो लीचिंग के थ्रू लॉस हो जाता है, उसको पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। फिर अगला है सॉइल वाटर कंटेंट। इसमें जो होता है सबसे पहले सैचुरेटेड सॉइल होता है, फिर फील्ड कैपेसिटी। इसमें ऐसे समझो कि पानी घट रहा है, क्या हो रहा है, जैसे ऊपर से नीचे हम जाएंगे वैसे ही हमारे खेत में पानी कम होता जा रहा है, ये होता है सैचुरेटेड सॉइल। अगर इससे कम पानी हुआ तो फील्ड कैपेसिटी तक आएगा पानी, और उसके बाद आएगा ये अवेलेबल वाटर है, कहाँ से, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट से फील्ड कैपेसिटी के बीच का जो इतना पानी होता है, केवल यही पानी जो होता है ये पौधे एब्जॉर्ब कर पाते हैं। फिर ये परमानेंट जो बिल्टिंग पॉइंट होता है, इसके नीचे का जो पानी होता है ये पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, इसको, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं बिल्टिंग कोफिशिएंट। इतना जो पानी है, इतने जो रेंज है उसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर। इसके जो नीचे का पानी है इसको बोलते हैं अनअवेलेबल वाटर, और इसके जो ऊपर का पानी है यानी ये वाली जो सॉइल है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। ठीक, ये वाला चीज़ क्या होती है, सैचुरेटेड सॉइल होती है, यानी कि मिट्टी के पास पानी एब्जॉर्ब करने की जितनी क्षमता थी पानी वो एब्जॉर्ब कर चुकी है। अगर अब हम पानी डालेंगे मिट्टी में तो या तो वो बह जाएगा या तो ग्रेविटेशन की वजह से
नीचे परकुलेट करके चला जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो ये सैचुरेटेड कंडीशन में होता है। जब सॉइल सैचुरेटेड हो जाती है तो उसके बाद वो अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो अगर उसके बाद भी हम अगर उसमें पानी डालेंगे तो या तो वो बह जाएगा या तो ज़मीन के अंदर परकुलेट होकर चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होती है? सैचुरेशन कैपेसिटी को समझते हैं, पहले थोड़ा सा नॉर्मली समझ लेते हैं। देखो, सैचुरेशन कैपेसिटी किसी सॉइल की वाटर एब्जॉर्बेशन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। जैसे जो मिट्टी होती है, कोई सॉइल होती है, वो सॉइल अपने अंदर मॉइस्चर को यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। तो हर सॉइल की जो सैचुरेशन की कैपेसिटी है, पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वो अलग अलग होती है। अब बात समझना कि जब ये सैचुरेशन होती है, जब सॉइल में सैचुरेशन पूरा हो जाता है तो देखना इसमें जितने भी पोर्स हैं, यानी कि ये मिट्टी के जितने भी पोर्स हैं जो नीले नीले रंग के दिख रहे हैं, ये सब समझो कि ये पोर्स थे, सॉइल के बीच में जगह थी। यहाँ पर क्या भर गया है? यहाँ पर पानी भर गया, यहाँ पर वाटर भर गया है। अब इसके बाद जब हम ज़्यादा पानी डाल रहे हैं तो ये कहाँ चला आ रहा है? ये चला आ रहा है उसके नीचे, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे चला जा रहा है। अब इसी को बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। मतलब अब इससे ज़्यादा पानी सॉइल अपने अंदर नहीं ले पाएगी। और ये होता है फील्ड कैपेसिटी, मतलब कि मैक्सिमम पानी हो चुका है, अब इससे ज़्यादा अगर पानी रखोगे तो वो पौधे ले नहीं पाएंगे, फील्ड कैपेसिटी के ऊपर जाएगा और पानी नीचे को बहने लगेगा। समझ गए? अब उसके बाद जो अगला है वो है बिल्टिंग पॉइंट। ये ऐसा समय होता है कि जब अब इससे कम पानी होगा, यानी कि जो इसमें थोड़ा बहुत वाटर बचा है, अगर इससे भी कम वाटर हो जाएगा तो पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे उस पानी को। वो पानी पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और पौधे मुरझाने लगेंगे, यानी कि पौधों में बिल्टिंग होने लगेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं बिल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब समझते हैं। देखो, टेक्निकल भाषा में तो नॉर्मली हमने समझा दिया, अब इसको टेक्निकली कैसे कैसे पढ़ते हैं। व्हेन ऑल द सॉइल पोर आर फिल्ड विथ वाटर, देखो ऑल द पोर आर फिल्ड विथ वाटर एट ए टेंशन ऑफ 0 बार, यानी कि 0 बार का टेंशन लग रहा है, यानी कि अब जितनी इसकी क्षमता थी सब क्षमता खत्म हो चुकी है। अब इसके पास कोई भी प्रेशर नहीं है, अब इसका प्रेशर हो गया है 0। अब पानी डालोगे तो बह जाएगा, क्योंकि उस पर बिना कोई प्रेशर के वो पानी रुकेगा नहीं। जब प्रेशर नहीं पड़ेगा तो रुकेगा कैसे? इसको बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी, यानी कि अब इससे ज़्यादा पानी मिट्टी अपने अंदर नहीं रख सकती। उसके बाद है इट इज़ कॉल्ड एज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वही जैसे मैंने बताया कि पानी अब इससे ज़्यादा सॉइल है, जो ये सॉइल अब इससे ज़्यादा अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकती। इसी को इसी वजह से बोलते हैं मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। फिर है फील्ड कैपेसिटी। ये वाली बात, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर 2 to 3 days of irrigation and after drainage of gravitational water has become very slow and soil moisture content has become relatively stable। क्या कह रहा है कि जब हम खेत में सिंचाई करते हैं, सिंचाई के 2-3 दिन बाद जब मिट्टी में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे चला जाता है और ड्रेनेज की वजह से भी, जैसे कुछ पानी बह के चला गया, ड्रेनेज होके चला गया, ऊपरी सतह से फ्लो करके बह गया, कुछ ग्रेविटेशन की वजह से ज़मीन के अंदर सोख के चला गया। उसके बाद अब जो पानी बच गया है उसी को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। देखो इसमें, देखो कहीं पानी नहीं बह रहा है, ना तो नीचे ग्रेविटेशन की वजह से जा रहा है और ना ही इधर उधर कहीं बह सकता है। तो इसी को बोलते हैं क्या? फील्ड कैपेसिटी। समझ गए बात? At the field capacity, the large pore filled with air and the micro pore are filled with water। जब फील्ड कैपेसिटी होती है तो उसमें क्या होता है कि जो मैक्रो पोर होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े मोटे मोटे पोर होते हैं, उसमें तो एयर भरी होती है, लेकिन जो माइक्रो पोर्स होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पोर होते हैं, उसमें वाटर भरा रहता है। तो इसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। जबकि जो सैचुरेशन वाली कैपेसिटी होती है, इसमें ऑल पोर्स आर फील्ड, चाहे वो मैक्रो पोर हो और चाहे
माइक्रोपोर हों, दोनों में वाटर ही भरा रहता है, यहाँ पर एयर नहीं होता है। इट इज कंसीडर्ड एज द अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट। इसको कहा जाता है सबसे अपर लिमिट है पानी की जिसको पौधे ले सकते हैं, यानी कि पानी की यह वह लिमिट है जिसको पौधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये फील्ड कैपेसिटी के ऊपर वाला, जो इसके ऊपर ये वाला पानी है, इस वाले वाटर को पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। केवल इतना ही पानी जो होता है इसी को पौधे अपने एब्जॉर्बेशन में यूज करते हैं। समझ गए बात? अब देखो अगला क्या बोल रहा है। अब ये रुका कैसे होता है? अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबल टू द प्लांट, द टेंशन ऑफ द फील्ड कैपेसिटी रेंज फ्रॉम। अब इसमें जो रेंज है फील्ड कैपेसिटी की, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की रेंज है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये बीच वाली जो रेंज है, ये रेंज कितनी है? अगर इसको हम प्रेशर में मापें तो इसको अगर हम प्रेशर में मापें तो -0.1 से लेकर -0.33 यानी कि 1.1/3 ATM तक होता है। कहाँ से? 0.1 से लेकर 1.3 ATM तक का जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर पर जो पानी होता है सॉइल में, उसी पानी को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, यानी कि अवेलेबल वाटर बोलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि अवेलेबल वाटर क्या होता है, तो अवेलेबल वाटर क्या होता है? जो -0.1 ATM से 1.1/3 ATM के बीच का पानी होता है, इतने टेंशन के बीच का जो पानी होता है वही अवेलेबल वाटर होता है। इसी को पौधे एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इट इज़ डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ प्रेशर प्लेट अपरेटस। इसको प्रेशर प्लेट अपरेटस एक चीज़ होती है, उसी एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम इसको डिटरमाइन करते हैं। समझ गए? उसके बाद है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। ये वाला बिल्टिंग पॉइंट, ये ऐसी कंडीशन होती है कि अगर पानी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया, मतलब इतना कम पानी हो गया कि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट आ गई, तो फिर पौधा सूख जाएगा। अगर आप सिंचाई भी करेंगे तो भी पौधा रिकवर नहीं करेगा, वो पौधा बिल्कुल सूख जाएगा। अब उसको पानी बचा नहीं सकता है। इसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP प्रपोज्ड बाय ब्रिक्स एंड संटाज इन 1912। ब्रिक्स और संटाज ने 1912 में ये परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट दिया था। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये वाला पानी। अब अगर इसके नीचे पानी हुआ, पानी का अगर मॉइस्चर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट से भी कम हो गया, यानी कि अब इसके बाद भी और मॉइस्चर कम हुआ, तो जो इसके अंदर पौधा है वो सूख जाएगा। अब यहाँ पर आते आते तो देखो बिल्कुल पानी गायब ही हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया, और यहाँ पर बिल्कुल वेट हो गया, मतलब अब इससे ज़्यादा पानी नहीं हो सकता है सॉइल में। समझ गए? अब देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका जो लाइक है, आपके जो कमेंट है, वो मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। अब सुनो अगला क्या बोल रहा है। दे यूटिलाइज्ड ड्वार्फ सनफ्लावर एज एन इंडिकेटर प्लांट। अब जो ड्वार्फ सनफ्लावर है, इसको इंडिकेटर प्लांट के रूप में यूज किया जाता है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट जानने के लिए। किसी भी सॉइल का परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट अगर जानना हो तो उस सॉइल में सनफ्लावर की क्रॉप को ग्रो करी जाती है, और जब वो बिल्ट कर जाता है, सॉइल की इतनी कंडीशन, सॉइल में मॉइस्चर इतना कम हो जाए कि वो सूख जाए, तो उस समय जब हम मेज़र करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर प्लांट। उससे हम आसानी से मेज़र कर लेते हैं। समझ गए? किसी भी मिट्टी की परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सनफ्लावर का यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है। फिर उसके बाद क्या है? सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट व्हिच प्लांट कैन बी नो लॉन्गर ऑब्टेन्ड इनफ मॉइस्चर टू मीट देयर रिक्वायरमेंट एंड रिमेन बिल्ट अंटिल वाटर इज एडेड टू द सॉइल। ये वही कंडीशन होती है कि अगर पौधों को अब पानी नहीं दिया गया तो पौधे
मर जाएंगे। अभी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में पहुंच गए हैं, अब पौधे को बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है, अब वो बिल्कुल भी नहीं पानी एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। अगर अब उनको इमीडिएटली पानी नहीं दिया गया पौधों को तो वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे। इट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर टू द प्लांट, ये सबसे लोअर लिमिट होती है अवेलेबल वाटर की। अब इसमें देखो, ये जो अवेलेबल वाटर होता है इसकी जो सबसे अपर लिमिट होती है वो क्या होती है, फील्ड कैपेसिटी, और जो सबसे लोअर लिमिट होती है वो होती है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। इतना ही जो पानी होता है ये अवेलेबल होता है। समझ गए बात? अब देखो क्या कह रहा है, although plants are dead but they are now in the permanently wilted condition and die if water not dead। अब अगर इसके बाद भी पौधों को पानी नहीं दिया जाएगा तो पौधे क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। अब सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में जो सॉइल मॉइस्चर जो टेंशन होता है, मॉइस्चर का सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होता है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे, वो होता है 15 बार या 15 एटमॉस्फेयर। कितना होता है, 15 बार, 15 बार का सॉइल टेंशन होता है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में। मतलब अगर अब जो इसमें बिल्टिंग पॉइंट में जो थोड़ा बहुत पानी बच गया है उस पानी को अगर निकालना हो तो हमको 15 एटमॉस्फेरिक बार का प्रेशर लगाना पड़ेगा तो पानी निकलेगा। तो उसको लगाएंगे कैसे, उसको हम लगाएंगे गर्म करके। जब उसको मिट्टी को गर्म करते हैं तो उसमें बहुत कस के टेंशन प्रेशर लगता है और वो भाप बन के उड़ जाता है। समझ गए बात? अब समझते हैं बिल्टिंग कोफिशिएंट क्या होता है। बिल्टिंग कोफिशिएंट की बात करते हैं। द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट द परमानेंट बिल्टिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बिल्टिंग कोफिशिएंट और क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट। ये जो वही परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता था, बिल्टिंग पॉइंट पर कितना परसेंट पानी है, परमानेंट, ये जो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट था इसमें सॉइल के अंदर कितना परसेंट पानी है, अगर वही परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर कितना परसेंट मॉइस्चर है सॉइल में, उसी को हम बोलते हैं बिल्टिंग कोफिशिएंट। जैसे ये बिल्टिंग पॉइंट है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। अब इस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे ये वाला पानी तो अवेलेबल पानी है, ये फील्ड कैपेसिटी है, ये बिल्टिंग पॉइंट है। तो अब ये बिल्टिंग पॉइंट पर कितना परसेंट पानी है, ठीक, अगर इस पे पता चल जाए कितना परसेंट पानी है तो कितना परसेंट मॉइस्चर है, तो उसी को हम बोलते हैं बिल्टिंग कोफिशिएंट। समझ गए? अब ध्यान से देखना, ये जो बिल्टिंग कोफिशिएंट होता है ये जो सैंड वाली सॉइल होती है, सैंड वाली सॉइल में बिल्टिंग कोफिशिएंट बिल्कुल 0% वॉल्यूम होता है। इसके बिल्कुल जब बिल्टिंग कोफिशिएंट आता है तो सॉइल में मॉइस्चर 0 हो जाता है। सैंड में देखना थोड़ा और ज़्यादा, फिर यहाँ और ज़्यादा, फिर यहाँ जो क्ले वाली सॉइल है, क्ले वाली सॉइल में बिल्टिंग पॉइंट के समय इसमें 25% मॉइस्चर होता है। समझ गए बात? अब आगे बात करते हैं अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर इतना जो पाया जाता है, जो भी मैंने बताया। कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबल वाटर गिवन बाय वेहमायर एंड हेनरिक्सन, इसको दिया था किस, वेहमायर और हेनरिक्सन ने दिया था 1981 में अवेलेबल वाटर का कॉन्सेप्ट। इट इज़ द मॉइस्चर अवेलेबल फॉर मैक्सिमम प्लांट यूजेस। ये जो वाटर होता है केवल इसी वाटर को प्लांट यूज़ करते हैं, ना तो इसके नीचे वाला वाटर ना तो इसके ऊपर वाला वाटर, इसको पौधे नहीं यूज कर पाएंगे। केवल इतना ही जो पानी है, ये वाला जो ब्लू कलर का है, केवल इतना ही वाटर पौधे यूज कर सकते हैं। इट इज़ द पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर हेल्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी ऑफ परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। ये जो फील्ड कैपेसिटी और ये फील्ड कैपेसिटी होती है और ये परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता है, इन्हीं के बीच में होता है। तो फील्ड कैपेसिटी इस समय यहाँ पर कितना बार प्रेशर होता है, 15 बार, -15 बार का प्रेशर होता है, और यहाँ पर -0.3 बार का प्रेशर होता है। फिर आगे बात करते हैं अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द मॉइस्चर कंटेंट एट विच बिल्टिंग इज कंप्लीट एंड प्लांट डाई।
मतलब ये परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बाद भी अगर हमने पानी नहीं दिया तुरंत 2-3 दिन में, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट आ जाएगा कि मतलब अब पौधा तो मर गया, अब तो सूख गया पौधा, अब पानी देने से कुछ नहीं मतलब है, पानी दो चाहे ना दो, अब पौधा नहीं जीवित होगा, फिर से वो नहीं ग्रो करेगा, फिर से हरा भरा नहीं होगा, क्योंकि अब वो पानी के अभाव में सूख चुका है। वो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट। एट अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट द सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होता है, ये -60 बार से भी ज़्यादा होता है। कितना, आप सोच लो तुम कि 15 बार तक तो क्या होता है, बिल्टिंग पॉइंट होता है, और जब 60 बार तक पहुंच जाता है टेंशन, सॉइल मॉइस्चर टेंशन, तो उसको बोलते हैं अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट। फिर आगे बात करते हैं पीएच। द टर्म पीएच गिवन बाई एसपीएल सोरेनसन। जो पीएच टर्म है इसको किसने दिया था, एसपीएल सोरेनसन ने दिया था, और कब दिया था, 1909 में दिया था। डिफाइन एज ए नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। ये लॉग होता है हाइड्रोजन आयन के लॉगरिथमिक नेगेटिव जो वैल्यू होती है, इसी को हम पीएच वैल्यू भी कहते हैं। लॉग 1 हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी को इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं log 1 H प्लस आयन, log 1 H प्लस आयन, इसी को बोलते हैं pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। रेंज कितनी होती है, जो pH स्केल होती है जिस पर हम एसिडिटी या बेसिडिटी को मेज़र करते हैं, उसकी रेंज होती है 0 to 14 होती है। ये काफ़ी अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में जब पूछा जाता है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 to 14 लगा देते हैं। 1 to 14 नहीं होती इसकी रेंज, जब आप पढ़ेंगे वहाँ रेंज पूछा जाएगा तो एक ऑप्शन ये भी रहेगा 1 to 14। 1 to 14 नहीं होता है रेंज, वो कहाँ से होता है, 0 से 14 का रेंज होता है। यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। फिर अगला जो पॉइंट है वो है एसिडिक। एसिडिक सॉइल कब होती है, जब उसका पीएच 7 से कम होता है। अगर 7 से कम पीएच है किसी चीज़ की तो वो एसिडिक नेचर का होगा, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो बेसिडिक नेचर का हो जाएगा। फिर उसके बाद आया पीएफ वैल्यू। ये पीएफ वैल्यू क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया था सॉयफील्ड के द्वारा 1935 में। द लॉगरिथमिक ऑफ कंटेमीटर the logarithmic of centimeter height of water column to given the necessary section। इसको वाटर कॉलम को मेज़र करने के लिए, वाटर कॉलम के प्रेशर को मेज़र करने के लिए पीएफ वैल्यू को यूज करते हैं। ये प्रेशर मापने का एक टेक्निक होता है। अब समझो, जो सेचुरेटेड सॉइल होती है वहाँ पर जो पीएफ वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जो एटीएम या प्रेशर होता है या बार होता है वो कितना होता है, 0.001। अब बात समझो कि ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेज़र करने के 2 तरीके हैं, एक तो पीएफ वैल्यू और एक दूसरा प्रेशर जिसको एटीएम या बार बोलते हैं। तो सैचुरेटेड सॉइल में 0 पीएफ वैल्यू होती है और इसमें 0.001 एटीएम या इतना बार होता है। फील्ड कैपेसिटी कितनी होती है, ये होती है 2.53 और ये होती है फील्ड कैपेसिटी 1/3। फिर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में 4.18 पीएफ वैल्यू होती है, और प्रेशर एटीएम में अगर देखा जाए या बार में देखा जाए तो 15 होता है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक तो ये वाला है और उसके बाद ये वाले पूरे इम्पॉर्टेंट है। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में 15 होता है। हाइड्रोस्कोपिक पॉइंट क्या होता है, वो 31 होता है। ये भी याद कर लेना कि हाइड्रोस्कोपिक पॉइंट पर जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है वो कितने बार होता है, 31 बार होता है। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के समय पर जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है वो कितने बार का टेंशन देता है, वो देता है 15। फील्ड कैपेसिटी पर वाटर का सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होता है, 1/3। और जो सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन होती है वहाँ पर पीएफ एटीएम बार कितना होता है, प्रेशर 0.001 या 0 भी कह सकते हो। समझ गए बात। अब देखो, एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम एबव फ्री वाटर लेवल इन सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।